देखिए पेज नंबर जो 291 है उस पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बुक के पेज नंबर 291 पे इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। हम किसी भी वेक्टर को उस वक्त आइगन वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स का, जब हम उस मैट्रिक्स से उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही वेक्टर आ जाए, लेकिन साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए। जिस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है वो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा इज एनी स्केलर, उस स्केलर को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, और जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आइगन कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर ऑफ उसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कहते हैं। कोई मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो होता है वही वेक्टर आ जाता है, लेकिन साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर हम उस वेक्टर को बोलेंगे आइगन वेक्टर और उस स्केलर को बोलेंगे उस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। ये क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है और एक वेक्टर भी गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और साथ एक वेक्टर भी गिवन है। क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि प्रूव करें कि ये मैट्रिक्स जो है, प्रूव करें कि ये वेक्टर जो है ये क्या है, ये आइगन वेक्टर है, और फिर इसकी आइगन वैल्यू भी फाइंड करें। देखिए ये आइगन वेक्टर कब होगा, अगर हम इस मैट्रिक्स को जब इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए हम लोग कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है 3 6, इसमें से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, जब हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1 और 2। ठीक है, अगर आप देखें तो ये वापस वही वेक्टर आ गया, ये देखिए वेक्टर जो था 1 और 2 था, ये वही वेक्टर आ गया। इसका मतलब है ये जो बाहर है ये उसकी आइगन वैल्यू है, और ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, आइगन वेक्टर है। समझ आ गई बात की? यहां तक किसी को कोई इशू है तो पूछ लो। जी भाई यहां तक कोई किसी को इशू है तो पूछ लो। नो सर कोई इशू नहीं। ठीक है, पता चल गया आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होती है? यस सर। उसके बाद देखिए अब हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, हमारे आगे एक्सरसाइज में या हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, वो ये होगा कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी और हमने उसके आइगन वैल्यू एंड वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। उसके लिए हमें एक चीज चाहिए होगी, वो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो है ये याद रख लें, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है कि हमने लैम्डा कोई भी स्केलर है और हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और जिस मैट्रिक्स का हमने फाइंड करना है आइगन वैल्यूज, हम उस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करके और इसका डिटर्मिनेंट लेकर के हम उसको पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा उस मैट्रिक्स की क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो उस मैट्रिक्स की क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपने याद रख लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये देखिए अभी साथ ही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन ये है कि हमें ये क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और वो कहता है कि इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करें। ये देखें, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और फिर उन आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करें। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ये वाली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लैम्डा i माइनस ए फाइंड करेंगे। लैम्डा i माइनस ए फाइंड करने का तरीका क्या है, ये देखो लैम्डा को हम, लैम्डा i क्या होता है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 1 होती है, जब उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, लैम्डा 0 और क्या आ जाएगा, लैम्डा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स, और इसमें से हमने किसको माइनस कर देना है, गिवन मैट्रिक्स को, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पुट कर देंगे इक्वल टू 0। ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई कि इस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट लिया और वो क्या आ गया, लैम्डा -3 0 -8 लैम्डा + 1 का मॉड, और वो किसके इक्वल आ गया, 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये देखिए, डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो लैम्डा -3 और लैम्डा +1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -0 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है लैम्डा -3 = 0 और लैम्डा +1 = 0। अगर लैम्डा -3 = 0 है तो इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। इस तरह लैम्डा +1 = 0 है तो इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की क्या आ गई है, आइगन वैल्यूज। यहां तक किसी को इशू है तो पूछिए। जब भी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है आपने किसी भी मैट्रिक्स की, उसका यही मेथड है। ओके सर। क्लियर है भाई? यस सर। नेक्स्ट हमारा टास्क ये होगा हमेशा कि हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट टास्क क्या होगा, हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, हम ये वाली आइगन वैल्यू ले लेते हैं। पहली आइगन वैल्यू हमने क्या ले ली, लैम्डा = 3। ये वाली हमने आइगन वैल्यू ले ली। अब ये वाली वैल्यू आपने हमेशा ये जो मैट्रिक्स बनी थी ना, ये वाली लैम्डा i - a से इसमें पुट करनी है। लैम्डा i - a से ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स बनी थी, ये वाली मैट्रिक्स जिस पे मैंने 3-4 पुट लगा दी, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स बनी थी लैम्डा i - a से, इसमें आपने लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 3। देखिए अगर हम इसमें लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो अगर आप देखें तो पहली वैल्यू 3 - 3 यानी कि 0 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू पहले से ही 0 है, थर्ड वैल्यू -8 है, फोर्थ वैल्यू है लैम्डा +1। लैम्डा की जगह आप 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी हमने उसको हमेशा किस में चेंज करना है, रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म। ये आपने पढ़ी हुई है रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसका पहला रूल ये है कि आपका फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरी की पूरी रो किसके इक्वल है, 0 के। लेकिन नीचे वाली रो पूरी की पूरी 0 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहला रो ऑपरेशन हम इस पे ये करेंगे। आपको पता है जब हम रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनाते हैं तो हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं। आपको 3 रो ऑपरेशन बताए थे कि यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। एक रो ऑपरेशन ये था, एक ऑपरेशन ये था कि यू कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नंबर, और एक रो ऑपरेशन ये था कि आप किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हमने रो ऑपरेशन क्या किया है कि हमने रो 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज किया है। तो ये देखिए -8 और 4 ऊपर आ जाएगा और 0 0 क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये फर्स्ट रो ऑपरेशन है। उसके बाद आपको पता है ये नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। इसको 1 बनाने के लिए हम सेकंड रो ऑपरेशन ये करते हैं कि फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/8 से। जब इसको -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 हो जाएगी, और सेकंड एंट्री जब 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1/8 से, तो आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो सेकंड एंट्री सी क्या आ जाएगी, -1/2। अब अगर आप देखें तो ये रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन गई है। जब ये रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन जाए तो उसके बाद आपने इसका आइगन वेक्टर कैसे निकालना है। आपको पता है पहला जो एलिमेंट होता है वो x1 का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1। सेकंड एलिमेंट जो होता है वो x2 का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 into x2। और इसको आपने हमेशा किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल, ठीक है, जैसे होमोजेनियस सिस्टम होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x2 के। अब आपने एक x2 को क्या पुट कर देना है, t। जब x2 t हो जाएगा तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 t। तो आपके पास आइगन वेक्टर आ गए, ये देखिए x1/x2। x1/x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 t और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t। इसमें से देखें आपने अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हुई तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी कॉमन ले लेनी है, और t हमेशा कॉमन ले लेनी है। t जब कॉमन लिया और 1/2 कॉमन लिया तो आपके पास आइगन वेक्टर क्या बन गया, 1/2। ये आपका कोरस्पोंडिंग बेसिक आइगन वेक्टर होगा। वैसे तो ये पूरी एक आइगन स्पेस बन जाती है जब आप t की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, लेकिन ये आपके पास ये एक बेसिक आइगन वेक्टर होगा, और वो क्या होगा, 1/2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो जी भाई, जहां से जो चीज समझ नहीं आई पूछ लो। क्लियर है सबको?
सर ये जो x1 इज इक्वल टू 1/2t है, इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद आपने पता क्या करना है, जो लास्ट वेरिएबल होगा ना, जैसे इसमें x2 है, x2 को आपने क्या सपोज कर लेना t, ये देखिए लेट लिखा हुआ है। x2 को जब आप t सपोज करेंगे तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 t के। अब एंड पे आपने वेक्टर लिखना होता है, वेक्टर क्या है, x1 और x2, ये वाला। x1 की जगह आपने क्या लिख लिया, 1/2t, ये जो भी ऊपर वैल्यू आई है, और x2 की जगह क्या लिख लिया, t लिख लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2t और नीचे भी t। अब इसमें से अगर आप कॉमन लो, खाली t कॉमन ले लो, लेकिन हम आमतौर पर फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 हमने कॉमन लिया तो ऊपर क्या रह गया, 1, और नीचे क्या आ गया, 2। अब वापस 1/2 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें 1/2t को, तो वापस वही आ जाएगा 1/2t और t। तो ये हमारे पास बेसिक आइगन वेक्टर बन गए। हमने ये बार बार काम करना है, यही एक मेथड है। अगर आपको पहली दफा हो गया तो इसका मतलब है सारा आपका आगे ऐसे ही है सर। ओके सर। अच्छा, एक्सरसाइज भी नेक्स्ट करें। देखिए, नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, एक लैम्डा इज इक्वल टू 3 और एक लैम्डा इज इक्वल टू -1। वो आइगन वैल्यूज जो है ये हमने ऊपर जो ये इक्वेशन बनी थी इसमें जिसमें पुट लगाया इसमें पुट की थी। अब ये पहली आइगन वैल्यू हमने पुट की थी लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आई है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब लैम्डा इज इक्वल टू -1 ये वाली वैल्यू जो है ये फिर हम उसी इक्वेशन में ऊपर वाले में पुट करेंगे जिसमें हमने लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट किया था। तो जब ये देखिए ऊपर वाले मैट्रिक्स में हम इसको पुट करेंगे तो लैम्डा की जगह जब -1 आएगा तो -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4, और ये अगला एलिमेंट वैसे ही 0 है, ये -8 एज इट इज आ जाएगा। और आगे जब लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। ये हमारे पास फिर वही सिस्टम आ गया जिस तरह से उठाया। अब उसको हमने क्या किया था, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाई थी। इसकी भी हमने क्या बनानी है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1। तो इसको 1 लाने के लिए आप फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/4 से। जब आप फर्स्ट रो को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, और दूसरा एलिमेंट 0 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 का 0 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पता है जहां पे लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाए उसके नीचे क्या आना चाहिए, 0। तो नीचे उसके -8 है, तो हम क्या करते हैं, रो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में, ये आपको 3 रो ऑपरेशन बताए थे, उनमें से एक रो ऑपरेशन ये है। हम रो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड कर देते हैं, रो 2 में। तो जब हम रो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करेंगे तो ये वाला नीचे वाला भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखिए, अब हमने इसका ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई है। जब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन जाए उसके बाद हमने इसका क्या लिखना होता है, कोरेस्पोंडिंग सिस्टम। कोरेस्पोंडिंग सिस्टम में ये देखिए, मान जो है ये किसका कोएफिशिएंट आ रहा है, x1 का, आगे x2 वाला का 0 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास x2 का कोई भी कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। जब x2 का कोई भी कोएफिशिएंट अवेलेबल ना हो तो इसका मतलब है हम x2 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी से मुराद हम उसकी वैल्यू खुद ही क्या कह देते हैं, किसके इक्वल है, t के इक्वल। आगे हमने उसी तरह जिस तरह पिछले में किया, हमने इसका आइगन वेक्टर निकालना है, तो आइगन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, x1 और x2। x1 की वैल्यू क्या आई है, 0, और x2 की क्या है, t हम इसका y निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास बेसिक आइगन वेक्टर आ जाएगा। ये वैसे एक आइगन स्पेस बनती है और उसका बेसिक आइगन वेक्टर क्या बनेगा, 0, 1। ठीक है, समझ आ गई। जी भाई, क्लियर हो गया है। यस सर, क्लियर हो गया। आगे सर ये जी बता दें मुझे, जो आइगन वैल्यू हमने उस मैट्रिक्स में पुट करनी है वो किस तरह से, लैम्डा की वैल्यू किस तरह लगानी है मैट्रिक्स में, वो जरा नहीं समझ आ रहा। ऊपर ये देखो, आपके पास आपने हर क्वेश्चन में ऐसे करना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे सारे समझ आ जाएंगे। ये देखिए, आपके पास हमेशा आपने इस मैट्रिक्स में पुट करनी है। ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आई है, ये देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स आई है, लैम्डा -3, 0, -8 और लैम्डा +1। अब जब आपने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पहले आपके पास क्या आई थी, 3। जब आप इस मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। ये 0 ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन गई थी ना लैम्डा की वैल्यू, जब आपने ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स। इसी तरीके से जब आपने लैम्डा की वैल्यू इसी मैट्रिक्स में -1 पुट करनी है तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, -4
ये 0 ही रहेगा, ये -8 होगा, और यहाँ लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स के देखें ये वाली बन जाएगी। पता चला कैसे बनेगी मैट्रिक्स। यस हर सर। दफा आपने इस मैट्रिक्स में जो इससे बनेगी, इस मैट्रिक्स में आपने आइगन वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। उससे आपके जब आप उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके पास कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया भाई? यस सर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। ये हमने मैट्रिक्स ली थी 2x2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3 की, और हमने इसमें आइगन वैल्यूज नहीं फाइंड कर, आइगन वेक्टर नहीं फाइंड करने क्योंकि इसके आइगन वेक्टर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमने इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी। इस मैट्रिक्स सर की क्या इसके फाइंड क्वेश्चंस कितने करने हैं? जी इसके क्वेश्चंस कितने करने हैं? थोड़े ये क्वेश्चन अभी आप ये वाले जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, जब ये समझ आ गए तो वहां पे आपने कोई 8-10 क्वेश्चन है, 10-14 के करीब क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से 6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, 100% ऐसे ही है। ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लें तो वो फिर आप आराम से कर लें। आगे आ जाता है, जब ये सारे करा लेता हूं ना आपको, तो फिर आगे एक्सरसाइज का आपको बताता हूं कितने क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। पीछे जो मैट्रिक्स थी वो कौन सी थी? 2x2 की मैट्रिक्स थी। ये हमारे पास क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या करना है? आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपने ऊपर जो मेथड किया 100% वही मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है? लैम्डा i माइनस ए फाइंड करना है। लैम्डा i माइनस, आपको पता है लैम्डा i ये आ जाएगा, और ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। जब लैम्डा i में से आप a माइनस करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? लैम्डा i माइनस ए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेके इसके इक्वल पुट कर देना 0 के इक्वल। अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया और किसके इक्वल पुट कर दिया? 0 के इक्वल। अब इस डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करना आता है कि नहीं, ये बताएं जी। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है? जी जी सर। यस सर, आता है। तो यस ये बेटा सर। इस डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है, जो 2x2 की मैट्रिक्स थी उसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। उसके हमने फैक्टर बनाए मिल गए थे, या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स इजीली बना सकते हैं। लेकिन ये जब इससे हायर पावर आ जाए, क्यूबिक आ जाए या आगे 4/5 पावर आ जाए, तो फिर अगर आपको एफएससी याद हो तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से इसके फैक्टर्स निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन आपने की होगी, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। सिंथेटिक डिवीजन क्या होगी? देखिए, आपने इस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं। लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपने क्या निकालने हैं? सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टर। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले जो आखिरी वैल्यू होगी, इसमें आखिरी वैल्यू क्या है? 4 है। 4, ये देखें, डिवाइजर्स ऑफ 4 निकाले या उसके फैक्टर निकाले 4 के। 4 के जो फैक्टर है, एक तो उसको +-1 डिवाइड कर रहा है, एक +-2 डिवाइड कर रहा है, और एक +-4 डिवाइड कर रहा है। ये 6 जो है ये 4 के डिवाइजर है। इन 6 में से किसी एक से लाजमी इसकी क्या हो जाएगी? सिंथेटिक डिवीजन हो जाएगी, अगर ये सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व हो सकता है। तो सिंथेटिक डिवीजन से करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने इसको 1 से किया। ये देखिए, मैंने इसके कोफिशिएंट लिख लिए हैं ऊपर। ये क्या लिख लिए हैं? इसके कोफिशिएंट लिख लिए हैं। अगर आप देखिए, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, लैम्डा स्क्वायर का -8 है, लैम्डा का 17 है, और एंड पे हमारे पास क्या है? -4। अब सबसे पहले हम इसकी 1 से करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। 1 से सिंथेटिक डिवीजन करने का तरीका यह है कि हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? 0, और 0 और 1 को ऐड किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1। इस 1 को, ये जो बाहर वाला 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना। जब बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। वो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर इन दोनों को ऐड करना है। -8 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -7। -7 को फिर ये जो बाहर वाला 1 है इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? -7। -7 को हम लोग 17 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। 10 को फिर बाहर वाले -1 बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10।
ये देखिए, ये 10 जब हम 4 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 6। यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 0 नहीं आया, 6 आ गया, इसका मतलब है 1 से इसकी सिंथेटिक यूनियन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? ये तरीका याद है आपको, एफएससी में भी किया होगा आप लोगों ने। यस सर। आगे देखो, आगे हम अगर 1 से नहीं होती तो उसके बाद हम -1 से इसकी सिंथेटिक यूनियन करेंगे। -1 सब का भी वही तरीका है, पहले आपने जो पहले इनके सारे कोएफिशिएंट लिख लीजिए उसी तरीके से जिस तरह ऊपर लिखे, ठीक है। अब पहले हम 0 यहाँ पे लिख के इसको 0 और 1 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। इस 1 को जब हम बाहर वाले इस 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। -1 यहाँ पे लिख देंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया -9। -9 को बाहर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा +9। +9 जब 17 में ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 26। 26 को बाहर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -26। -26 और -4 -30 होता है, तो ये भी 0 नहीं आया, इसका मतलब है इससे भी सिंथेटिक यूनियन पॉसिबल नहीं है। 1 और -1 से जब पॉसिबल नहीं हुई तो फिर उसके बाद हम 2 और -2 से चेक करेंगे। अब देखो, अब हम कहां किससे चेक करने लगे हैं, 2 से। वही तरीका, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 0। 0 जब 1 में ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ये वाला 1 आ जाएगा। अब इस 1 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 2। इस 2 को ऊपर वाले -8 में ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा -6। -6 को बाहर वाले -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया -12। -12 में 17 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 5। 5 को फिर बाहर वाले -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 10। 10 को हमने -6 में ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 6। इससे भी सिंथेटिक यूनियन पॉसिबल नहीं हुई। आगे -2 से भी नहीं होती, फिर हम इसको किससे करेंगे, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, 4 और एक -4। तो पहले हम इसको 4 से करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 लिख दिया, चले मैं 4 की आपको करके यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये मीटर नहीं रहा, थोड़ा सा स्लो है इधर नेट, मैं किसी जगह आया हुआ हूँ, आज ना नेट नहीं चल रहा था, सुबह बड़ी मुश्किल क्लास की है। ये देखिए, मैं 4 से सिंथेटिक डिवीजन आपके सामने करने लगा हूँ, ये एफएससी में भी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, इससे 4 से इसकी सिंथेटिक डिवीजन हो जाए। कोएफिशिएंट लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, लैम्डा स्क्वायर का क्या है -8, और लैम्डा क्या क्या है 17, और एंड पे आपके क्या है -4। अब हम इसकी 4 से सिंथेटिक डिवीजन करने लगे। पहले यहाँ पे आपने क्या लिखना है 0। 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इस 1 को आपने बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर यहाँ पे लिख देना, 4 1 4 आ जाएगा। अब 4 और -8 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। जब -4 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -16। -16 को 17 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, वो यहाँ पे लिख लिया। 1 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या 4। ये देखिए, ऊपर वाली अगर आप रफ कर लेते हैं, करने की जरूरत नहीं, यही बस करने की जरूरत है, जो हो जाती है। जब एंड पे 0 आ जाए तो इसका मतलब है 4 से आपकी सिंथेटिक डिवीजन हो गई है। जब 4 से सिंथेटिक डिवीजन हो गई है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ये जो लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा स्क्वायर +17 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ये लिखेंगे लैम्डा -4 ब्रैकेट के अंदर। वो कैसे आया है, अगर यहाँ पे +4 आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा -4, अगर यहाँ पे -4 आता तो हमने यहाँ पे लिखना था लैम्डा +1, सो लैम्डा +4, ठीक है। अब देखें आगे, ये जो कोफिशिएंट है, ये पहला कोफिशिएंट, ये किसका है लैम्डा स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर। ये जो अगला कोफिशिएंट है -4, ये किसका है लैम्डा का, तो हम आगे क्या लिखेंगे -4 लैम्डा।
ये जो अगला कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे +1। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली सिंथेटिक यूनियन से। ये देखिए यहाँ पे यही लिखी हुई है जी, बताएं पता चला कैसे की है? जी यस भाई, सर। यस सर। ठीक है। अब जब हमने सिंथेटिक यूनियन कर ली, ये आपने एफएससी में भी की हुई थी, तो आगे देखिएगा। जब सिंथेटिक यूनियन कर ली तो आपको पता है दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो हो, तो इसका मतलब है आइदर लैम्डा या तो ये λ-4 जो है ये जीरो हो जाएगा, और या फिर ये वाली सेकंड टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी। अगर λ-4 जीरो हो जाएगा तो लैम्डा की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये हमारे पास एक आइगन वैल्यू आ गई है। सेकंड देखें λ² - 4 λ+1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें तो आपको अगर याद हो तो -b + -√b² - 4ac/2 है, उससे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो लैम्डा की वैल्यू आ गई, आइगन वैल्यूज, एक ये और एक ये। अल्टीमेटली वी हैव 3 आइगन वैल्यूज, एक λ = 4 है, एक λ = 2 + √3 है, और एक λ = -2 - √3 है। हमने सिर्फ इसमें आइगन वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड नहीं करने थे। क्लियर हो गया जी भाई? यस सर। नेक्स्ट देखें आगे, फिर एक क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके सारे उसमें भी है, मतलब उसमें एक्सरसाइज में भी सारे इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसकी आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, और क्या करना है, बेसिस फॉर द आइगन स्पेस फाइंड करनी है। बेसिस फॉर द आइगन स्पेस से मुराद ये और है ऊपर कि हमने हमने आइगन वेक्टर्स भी फाइंड किए ऊपर वाले क्वेश्चन में। जी ऊपर वाले क्या क्वेश्चन बोला में आपने? आइगन वेक्टर्स भी फाइंड किए हमने। नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ आइगन वैल्यूज फाइंड की है, इसमें हमने ओके सर। आइगन वेक्टर्स और बेसिस फॉर द आइगन स्पेस फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमने आइगन वेक्टर और बेसिस फॉर द आइगन स्पेस फाइंड करनी है। देखिए आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारी मजबूरी है, पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करना पड़ती है। आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करना पड़ती है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको पता है पहले हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगी λi-a। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है, आपको ऊपर 2-3 दफा हमने की है कि किस तरह से फाइंड करनी है λi-a। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको डायरेक्ट लिख सकेंगे। उसके बाद जब ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, उसके बाद आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होती है कि आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेके उसको पुट कर देना 0 के इक्वल। इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट लेके इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, अब मैंने इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, अब आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो आता है। इस डिटरमिनेंट को किससे एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से। तो ये देखिए आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी, एक ये वाली टर्म है और एक दूसरी साथ वाली टर्म है। इन दोनों आपने अंधाधुंध इसको मल्टीप्लाई करके सिंथेटिक डिवीजन नहीं शुरू कर देनी। अगर तो बेसिक फैक्टराइजेशन हो तो फिर हमें सिंथेटिक डिवीजन जैसा लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए इन दोनों टर्म्स में से λ-2 कॉमन आ रहा है, जब λ-2 कॉमन आ रहा है तो पहली टर्म में से λ × λ-3 रह जाएगा और दूसरी टर्म में +2 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, एक दफा इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, दूसरी दफा इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, लेकिन ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन जाते हैं इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो इस तरीके से हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई हैं। एक में लैम्डा की वैल्यू 2 है, दूसरी में भी लैम्डा की वैल्यू 2 है और तीसरी में लैम्डा की वैल्यू 1 है। ठीक है, हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई, लेकिन एक वैल्यू जो है वो रिपीटेड, वो है 2, वो 2 टाइम्स रिपीटेड है। जो वैल्यू 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिपीटेड हो आइगन वैल्यू, अगर कोई वैल्यू 2 टाइम्स रिपीटेड है तो इसका मतलब है उसके कोरस्पोंडिंग 2 आइगन वेक्टर एक आइगन वेक्टर निकलता है, लेकिन अगर रिपीटेड वैल्यू हो तो उसके कोरस्पोंडिंग 2 आइगन वेक्टर भी निकल सकते हैं। अब देखें सबसे पहले हम ये पहली वाली आइगन लेते हैं λ = 2। अब इसके हमने आइगन वेक्टर निकालने हैं। इसके आइगन वेक्टर निकालने का तरीका वही जो पीछे हमने किया है। हम ये जो क्वेश्चन है λi-a, इसके अंदर लैम्डा की जगह क्या
कर देंगे 2। जब लैम्डा की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आपको पता है इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1। यहाँ पे 1 लाने के लिए हम फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। जब फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ये हमारे पास पहली रो आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है जो फर्स्ट जब नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाए तो उसके नीचे हम क्या लेके आते हैं, 0। उससे हम 2 रो ऑपरेशन करेंगे और ये मैंने आपको अच्छा खासा कराया हुआ है कि 2 रो ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। यानी हम रो 2 में रो 1 को ऐड कर देंगे और रो 3 में भी रो 1 को ऐड कर देंगे। जब हम रो 2 में रो 1 करेंगे तो ये सारी एंट्री 0 बन जाएगी। जब रो 3 में रो 1 को ऐड कर देंगे तब भी ये सारी एंट्री क्या बन जाएगी, 0, ठीक है। अब हमने कोरेस्पोंडिंग सिस्टम लिखना है। ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना होता है, ये पहला वाला कोएफिशिएंट होता है तो x1 का कोएफिशिएंट आ गया तो यहाँ पे x1 आ गया, प्लस x2 का कोएफिशिएंट वैसे ही 0 है तो इसका मतलब x2 खत्म हो गया। x3 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो x3 भी हमने लिख लिया और ये पुट कर दिया। अब आपको आ जाएगा माइनस, अब देखिए x3 और x1 की सिस्टम से वैल्यू निकाली। जब x3 और x1 उसको हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कोई भी पैरामीटर हो सकता है। हमने x2 की वैल्यू सपोज की थी t थी, लेकिन यहाँ पे हम x2 की वैल्यू क्या सपोज कर लेते हैं, s है, ठीक है। अब हमने इसका कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर लिखना है। कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x1 x2 x3। जो 3x3 की मैट्रिक्स होगी उसका हर वेक्टर जो है वो ये 3 वाला होगा। जो 2x2 के पीछे मैट्रिसेस थी उनका आइगन वेक्टर वो 2 एंट्रीज का था, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिखने के बाद हम इसमें से t वाली और s वाली इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे कि t वाली लैदा हो जाए और s वाली लैदा हो जाए। तो उसका तरीका ये है, ये देखिए t वाली जो आइगन वैल्यूज है उसको हमने लैदा लिख दिया और s वाली को लैदा लिख दिया। ये दो लैदा लैदा वेक्टर्स की फॉर्म लिख दी, इन दोनों को ऐड करें, ये देखिए ऊपर वाली बन जाएगी। अब ऐड करके देख लें। उसका तरीका ये होता है कि जहां पे हमने s वाली लैदा करनी है s वाली लिख लेंगे और t वाली को 0 कर देंगे, और जहां पे हमने t वाली लिखनी है t वाली एज इट इज लिख लेंगे और s वाली को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आप इनको ऐड करें, ऊपर वाली वापस बन जाएगी। अब पहले में से देखें t का मान आ रहा है, दूसरे में से क्या का मान आ रहा है, s का मान आ रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक आइगन वेक्टर बन गए आइगन स्पेस के, एक ये वाला और ये एक ये वाला। लेकिन ये दो वेक्टर बने हैं किस वैल्यू के अगेंस्ट, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट। यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 रिपीटेड वैल्यू थी, तो जो रिपीटेड वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट एक आइगन वेक्टर भी बन सकता है और दो भी। यहाँ पे देखें दो आइगन वेक्टर इसके अगेंस्ट बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1। अब हम 1 के अगेंस्ट जो है वो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे कि 1 के अगेंस्ट एक ही आइगन वेक्टर बनेगा क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो ये देखें आप ऊपर वाली इक्वेशन पे जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशन बन गई तो अब हमने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट पहले ही 1 है, अब जहां पे 1 है उसके नीचे क्या लेके आने हैं, 0। 0 लाने के लिए हम ये दो रो ऑपरेशन करते हैं कि R2 में क्या ऐड कर दिया, R1, और R3 में क्या ऐड कर दिया, R1। जब ये इस तरह से ऐड करेंगे तो आप देखें ये हमारी पहली रो जो है इसका लीडिंग एलिमेंट 1 और नीचे 0 आ गए। अब सेकंड रो जो है उसका नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं है, इसको 1 लाने के लिए हम सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। तो अब अगर आप देखें तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई क्योंकि इसका पहला नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 है और उसके नीचे 0। सेकंड रो का नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 ऊपर नीचे 0 और थर्ड रो में है नहीं वो सारे 0 है, इसलिए ये क्या बन गई, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब हम इसका कोरेस्पोंडिंग सिस्टम लिख लेंगे। देखिए पहले x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का नहीं है, लेकिन x3 का कोएफिशिएंट 2 है, तो x1 + 2 x3 किसके इक्वल आते होंगे। सेकंड पे अगर आप देखें तो x1 का नहीं है, x2 है -x3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। अब आपको पता है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, x3 को पुट करते हैं t के इक्वल। अब x3 की वैल्यू ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो s2 किसके इक्वल आ जाएगा, t के इक्वल। अब x3 की वैल्यू उससे ऊपर पहली वाली इक्वेशन में यानी इस वाली में जब पुट करेंगे तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 t के इक्वल। अब हमने कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर लिखना है तो वो क्या होता है, x1 x2 x3। x1 की जगह क्या आ जाएगा, -2t, x2 की जगह क्या आ जाएगा t, और x3 की जगह क्या आ जाएगा t। t इसमें से कॉमन ले तो ये आपके पास बेसिक आइगन वेक्टर बन गया।
आपने ऊपर देखा हमारे पास जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 था, उसके अगेंस्ट 2 आइगन वेक्टर निकले थे, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट एक आइगन वेक्टर निकला है। हमने क्या आइगन स्पेस की बेसिस फाइंड करनी थी। तो जो आइगन स्पेस की बेसिस है, जो 3 वेक्टर हमारे पास लिखे हैं, उसको इस तरह से सेट फॉर्म में लिख लें, तो ये हमारे पास आइगन स्पेस की बेसिस जो है वो निकल आए। ये 3x3 वाला थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था। आपके जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनमें ज्यादातर 2x2 वाले क्वेश्चन है, जो इससे बहुत शॉर्ट है। 3x3 के 2-3 ही है, वो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कर भी दिए, सिर्फ हम वैल्यूज फाइंड की है, और दूसरे में हमने आइगन वेक्टर्स और बेसिस फॉर द आइगन स्पेस फाइंड की है। इसी तरीके से अब आप एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाए, और उसके आपने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन करने हैं। निकालें जरा। पहले जो पहला क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल 2 लाइनों का क्वेश्चन है, उसके जितने पार्ट है वो सारे के सारे 2 लाइनों के क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2x2, पहले 4 क्वेश्चन जो है उसमें जस्ट आपने चेक करना है कि वो आइगन वेक्टर है कि नहीं। जो मैंने बिल्कुल पहला क्वेश्चन किया था ये वो है, आपने मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके बाद अगर वापस वही वेक्टर आ गया, कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई हो गया, तो वो आइगन वेक्टर होगा उस मैट्रिक्स का, अदरवाइज आइगन वेक्टर नहीं होगा। ये पहले 4 के बाद 5वां छठा 2x2 वाली मैट्रिक्स का यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी 3x3 वाली का किया है। और 7 से लेकर 12 तक जो है ये 6 क्वेश्चन जो है ये 3x3 मैट्रिसेस के, वो ये आइगन वैल्यू बेसिस फॉर द आइगन स्पेस जो अभी मैंने आपको करके दिया। जो 13वां 14वां है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप है वो अब नेक्स्ट टाइम अभी आप ये कर लें, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो इंस्पेक्शन से यानी जुबानी हो जाती है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चन ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछिए। सर एक बात पूछनी है कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बाकी बस कोर्सेज आपका का ये ऑलमोस्ट हो गया। बात सुनो बेटा, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उस टॉपिक का एक पार्ट हो गया है, बाकी पार्ट रह गए हैं छोटे छोटे, वो भी एक पार्ट आज हो गया ना, अगले 2 लेक्चर में बाकी 2 पार्ट हो जाएंगे, बल्कि आई थिंक सो आज वेडनेसडे है, आगे नेक्स्ट वीक। एक पार्ट हो गया है, और ठीक है। अगला टॉपिक ओके सर, डायगोनलाइजेशन थैंक का, वो यू। भी और आपके सर सिलेबस पेपर में किस तरह शामिल है। से आएगा? मैं वैसे सर वही ज्यादा मैं क्या थोड़ा पेपर पेपर के पेपर बारे में मैंने बता बेटा दें। अभी बनाया नहीं है, लेकिन पेपर कोई इस तरह का तो नहीं आएगा बड़ा टफ, जो बच्चों को पढ़ाता तो बड़ी मेहनत से हूँ, लेकिन बाद में मैं उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पेपर तैयारी ना करें, आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, हर चीज आपको पढ़ाई हुई है। मैक्सिमम आपका सीन ही होगा, एक आध क्वेश्चन अगर अनसीन हुआ तो इस तरह का होगा कि अगर आपने ये वाले किए होंगे तो वो आपसे इजीली हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर आप लोग लीव कर जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट सर। टाइम हम डायगोनलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, सब लोग लीव कर जाए। वालेकुम सलाम जी। सर जी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्या मसला सर जी? आप